हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एंड फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल except mature mammalian RBC, mature mammalian RBC and sieve cell of phloem. Okay, in all prokaryotic cell, mammalian RBC, sieve cell of phloem lack nucleus. Nucleus is double membranous structure bonded by two membrane. Okay. Generally, first of all, first observed by Anton van Leeuwenhoek, सबसे पहले ने न्यूक्लियस को एंटोन वान लीवेनहॉक में देखा। कहाँ देखा? आरबीसी ऑफ फिश। ओके, इन 1662। कब? 1662। आफ्टर दैट अनदर साइंटिस्ट देन न्यूक्लियस वाज ऑब्जर्व्ड बाय फोंटाना in a skin cell of eel. Eel is also fish in 1781. ठीक है, तो सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने देखा, फिर फॉन्टेन ने देखा, लेकिन ये दोनों ने अपने ऑब्जर्वेशन का कोई स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस नहीं बताए। इट मीन्स दे did not attach any significance to this observation. Okay, after that nucleus was observed by Robert Brown in root cell of orchid. Okay, in 1831, and term nucleus was also given by Robert Brown. Okay, after that Robert Brown observed some stand material also present inside the nucleus. इसके बाद उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ हाईली स्टेन्ड मटेरियल भी है, जिसका की नाम उन्होंने दिया क्रोमैटिन। लेकिन ये क्रोमैटिन टर्म का स्टेनिंग के आधार पर जो टर्म दिया गया था वह दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा। तुम कह सकते हैं फ्लेमिंग फाउंड द स्टेन्ड मटेरियल in nucleus and that is chromatin. Chromatin is stained by a special types of staining that is called chromatin is stained by कलर करने के लिए जिस केमिकल का यूज करते हैं नाम है
एसीटोकार्मीन। याद रखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन है, और क्रोमैटिन को स्टेन करने के लिए एसीटोकार्मीन का यूज किया जाता है। एसीटोकार्मीन इज ए बेसिक डाई। ओके, नाउ जनरली यू नो न्यूक्लियस, सपोज दैट अगर यह सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन। Chemical composition of nuclear membrane is as like plasma membrane. Lipid consists of lipid and protein. Okay. Outer membrane is attached with endoplasmic reticulum. Also bears ribosomes, and some pores are also present in nuclear membrane that allow to pass the materials between inside the nucleus means nucleoplasm, आउटसाइड द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वह न्यूक्लियर पोर के द्वारा होता है। जनरली यूकैरियोटिक सेल contains one nucleus। मीन्स मोनोकैरियोटिक यूनिकैरियोटिक सेल। सिंगल होगा तो नाम क्या देंगे हम, मोनोकैरियोटिक और यूनिकैरियोटिक। बट इन सम केसेस मोर देन वन न्यूक्लियस ऑल्सो प्रेजेंट। अगर दो न्यूक्लियस की हम बात करें, टू न्यूक्लियस स्टेज कहलाएगा डाइकैरियोटिक। सेल इज डाइकैरियोटिक। एग्जाम्पल पैरामीशियम। इन पैरामीशियम टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। This like two nuclei are present. One is called macronucleus, other is called micronucleus। ठीक है, एक है माइक्रोन्यूक्लियस और दूसरा है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रो स्मॉल साइज, माइक्रो लार्ज साइज। ओके, now see, macronucleus is responsible for controlling the metabolic activities, and micronucleus for a storage of genetic information। Okay. In some other cells more than two nucleus are present, such as some protozoans, slime molds, some plant cells also। It means many nucleus। स्टेज का नाम क्या देंगे, पॉलीकैरियोटिक। और मल्टीन्यूक्लिएटेड मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, ओपैलिना, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। स्ट्रिएटेड मसल्स सेल, ओके, स्ट्रिएटेड मसल सेल्स। और अगर बात करें तो स्लाइम मोल्ड। द मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर प्लांट सेल, फॉर एनिमल सेल और स्लाइम मोल्ड, अलग अलग के लिए हम अलग अलग टर्म यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मल्टीन्यूक्लिएटेड फॉर एनिमल सेल,
अगर एनिमल सेल में मल्टी न्यूक्लिएटेड का केस आता है, नाम देंगे सिंसाइटियम। नेक्स्ट, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन फॉर प्लांट सेल, सिनोसिटिक। और ये अगर हम सलाइम मोल्ड की बात करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ऑफ सलाइम मोल्ड इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये तो हुआ नंबर ऑफ सेल्स। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर, the structure of nucleus in different stages of cell division is different। अगर सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेज में हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर में कुछ न कुछ चेंजिंग आएगा। स्टेज है इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। लेकिन जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर हम देखते हैं वह इंटरफेज में सबसे ज्यादा क्लियर मिलता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना होगा तो देखेंगे हम फिर जाकर के मेटाफेज और एनाफेज में, लेकिन अगर होल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंटरफेज की बात करेंगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू इंटरफेज। इंटरफेज इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज, ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज। अब इसके अनुसार अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें, न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन, दिस लाइक one is called an inner membrane, other is called outer membrane. Outer membrane is connected with endoplasmic reticulum, this like. This like. This is double membrane. One is called outer membrane, outer membrane, inner membrane. Okay, outer membrane is attached with tubular structure, this like. These are endoplasmic reticulum. On the surface of outer nuclear membrane, granules of ribosomes are present. Okay, and inside the nucleus, fluidy material present called nucleoplasm, karyolymph, nuclear sac, etc. Nucleoplasm, also called nuclear matrix. Inside the nuclear matrix or nucleoplasm, filamentous structure, chromatins are present, that is present in two forms, this like. Some highly condensed structure, आगे हम देखेंगे। Chromatin also present in two forms. One is called euchromatin, other is called heterochromatin. Euchromatin, heterochromatin, and fourth structure present inside the nucleus, and another round structure present inside the nucleus, that is called nucleolus. It means nucleus consists of four parts. Nucleus consists of four parts. First, nuclear membrane. Second, nuclear matrix, nucleoplasm, nuclear matrix. Third, chromatin,
and fourth nucleolus. Okay, these are the four component of nucleus: nuclear membrane, nuclear matrix, chromatin, nucleolus. First we know nuclear membrane. Nuclear membrane also called कैरियोलेमा, कैरियोमेम्ब्रेन, कैरियोथिका, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, कैरियोथिका, फिर कह सकते हैं निकुलियोलेमा, निकुलियोलेमा etc. सभी इसी का नाम है, निकुलियर मेम्ब्रेन, कैरियोथिका, निकुलियोलेमा. ओके, चलिए, तो कैसा स्ट्रक्चर है? डबल स्ट्रक्चर है ये. सेपरेटेड बाई ए लिटिल स्पेस, दोनों के बीच में कुछ न कुछ स्पेस है जिसका नाम हम देंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस. इट मीन्स this is perinuclear space between two membrane is called perinuclear space. Perinuclear space. Okay. नेक्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, जो क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन से अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट मीन्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विथ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड वियर्स राइबोसोम. क्या होता है? राइबोसोम होता है. अब देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो वियर्स न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर इज प्रेजेंट. न्यूक्लियर पोर ऑल्सो प्रेजेंट. कहीं कहीं यह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरे न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, कहीं कहीं देखिए गैप है. These gaps are called nuclear pore. This is called nuclear pore. और न्यूक्लियर पोर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ऐसे जानिए, न्यूक्लियर पोर इज बॉन्डेड बाय अ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन. इसके चारों तरफ कुछ स्पेशल प्रोटीन है, जिस प्रोटीन का नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन. न्यूक्लियो बॉन्डेड बाय स्पेशल प्रोटीन, बॉन्डेड बाय nucleoplasmin protein, and the diameter of nuclear pore is 400 to 1000 nm. 400 to 1000 एंगस्ट्रॉम कीजिए. इतना एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर है, और इसका बॉन्डेड बाय बताया मैं प्लाज्मिन, न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन. और सबसे बड़ा फीचर क्या देखिए, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है. इस राइबोसोम को बाहर आने देता है, लेकिन जो बाहर आकर के राइबोसोम एक्टिव फॉर्म में आ गया, मीन्स मैसेंजर आरएनए से अटैच हो गया, अब वह इसके अंदर नहीं जा सकता है. तो नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन allowed to pass newly formed ribosome from nucleoplasm to outside, but not allowed to active ribosome from cytoplasm to nucleoplasm. Okay. Nuclear pore allowed to pass newly formed ribosome, newly formed, फ्रॉम कहां से कहां तक? अंदर से बाहर, मीन्स फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म. फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म, but not allow to pass active ribosome, active ribosome from
साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर से बाहर जाने देगा लेकिन बाहर से अंदर जाने नहीं देता है। चलिए, तो हुआ फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर सैक। न्यूक्लियर सैप का और कह सकते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, सब इसी का नाम है, कैरियोलिम्फ। ओके, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ। दिस is a ground substance of nucleus. It is ground substance, main part. Consists of different chemicals. In nucleoplasm, different chemicals are present, such as nucleotide, ATPs, proteins, enzymes, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, etc. Different types of chemicals. Nucleotide consist of sugar plus phosphate plus nitrogenous base. Nucleoside consist of sugar plus nitrogenous base. These are the components of nucleic acid, means RNA and DNA. RNA और DNA का यह मेन कंपोनेंट माना जाता है, ठीक है। और इसी न्यूक्लियर सैप के अंदर में क्या मिलेगा? 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। कौन कौन? पहला क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन, and second nucleolus. Okay, chromatin and nucleolus are present in karyolymph, in nucleoplasm. Next, chromatin. आगे हम लोग देखें क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन, it is nucleoproteinous fiber scattered in nucleoplasm in a net-like structure, also called chromatin network, and in different stages of cell division. Chromatin gets converted into definite number of chromosomes. यही क्रोमैटिन सेल डिवीजन के स्टेज में जाकर के डिफिनिट नंबर के क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इन ईच स्पीसीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फिक्स्ड एंड डिफरेंट। एक स्पीसीज के सभी सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा, अलग अलग स्पीसीज में क्रोमोसोम का नंबर डिफर होगा, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सो क्रोमैटिन इज न्यूक्लियोप्रोटीनस फाइबर कंसिस्ट ऑफ DNA, RNA and protein. Protein is of 2 types, histone protein and non-histone protein. Histone protein and non-histone protein. Mainly in chromatin, histone protein is present, but in little amount non-histone protein is also present. Okay, chromatin present in 2 forms. Chromatin present in 2 forms.
जैसा कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में बताया मैं, वन इज यूक्रोमैटिन एंड अदर इज हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज लाइट स्टेंड पार्ट। अगर कलर किया जाए तो ये इसका कलर जो होगा, स्टेनिंग होगा, वो लाइट कलर्ड होगा। बट ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव मीन्स यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इट मीन्स यूक्रोमैटिन फॉर्म्स आरएनए फ्रॉम डीएनए एंड कॉल्ड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। हेटेरोक्रोमैटिन dark stained part and transcriptionally inactive. It not participates in transcription or it is not able to form RNA from DNA. हेट्रोक्रोमैटिन में जो भी डीएनए का पार्ट है उससे आरएनए का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव एंड फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। जितने भी यूकैरियोटिक सेल है जहां की न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हेट्रोक्रोमैटिन मिलेगा या क्रोमैटिन मिलेगा तो उसमें हेट्रोक्रोमैटिन होगा। ठीक है। और वह जो रीजन होगा, जैसे कि अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हो गया क्रोमैटिड और बीच का जो पार्ट कहलाता है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के पोजीशन में कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन होगा। प्रेजेंट इन ऑल सेल्स नियर द सेंट्रोमियर रीजन, while facultative present in some specific cell। सभी सेल में नहीं मिलता है, ये कुछ सेल्स में मिलता है। प्रेजेंट इन सम सेल, एज फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल सेल्स। Female cells, in female cell it is present in the forms of bar body। ह्यूमन का जो फीमेल सेल है, फीमेल सेल के में बार बडी के रूप में मिलेगा। बार बडी इज ए रड लाइक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। तो रड लाइक के फॉर्म में रहता है जिसका नाम देते हैं बार बडी। तो यह है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन। ओके, now see third part of nucleolus, third part of nucleus, that is nucleolus, or next part, fourth part na, 1 2 3 fourth part. Okay, now see nucleolus. The term nucleolus was given by Fontana. It is a spherical and membraneless structure, no any membrane present around the nucleolus, and nucleolus consists of 4 parts। nucleolus का भी 4 पार्ट है। Pars amorpha consist of protein, pars granulosa protein plus RNA, pars fibrosa RNA plus protein, pars chromatid DNA। अब जरा सा ध्यान दीजिए, मैं ग्रैनुलोसा में लिखा प्रोटीन प्लस आरएनए, यहाँ लिखा आरएनए प्लस प्रोटीन। इट मीन्स यहाँ जो होगा प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा, आरएनए का अमाउंट कम होगा। यहाँ आरएनए का अमाउंट ज्यादा होगा, प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा। यह जो है ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, वाइल फाइब्रोसा इज फाइबर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में देखें, दिस लाइक
यह जो बाहर का पार्ट है यह पार्स क्रोमैटिड है, पार्स क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ डीएनए। पार्स क्रोमैटिड ये 2 टाइप्स, पेरीनिकुलियोलर एंड इंट्रानिकुलियोलर। जो बाहर की तरफ होगा पार्स क्रोमैटिड का 2 पार्ट, एक को कहेंगे पेरीनिकुलियोलर, पेरीनिकुलियोलर एंड इंट्रानिकुलियोलर। जो बाहर तरफ है यह है पेरी, और जो अंदर की तरफ है दैट इज कॉल्ड इंट्रा, इंट्रानिकुलियोलर। ओके, एंड दीज आर द पार्स क्रोमैटिड। इन साइड अगर हम ग्रैनुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, पूरे में ग्रैनुल्स होगा तो ग्रैनुल्स 2 फॉर्म में मिलेगा। एक ग्रैनुल्स हो गया कौन, पार्स ग्रैनुलोसा। पार्स ग्रैनुलोसा की बात करेंगे, इसी में फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, पार्स फाइब्रोसा। एंड पूरे में जो एमॉर्फस फॉर्म में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, पूरे मैट्रिक्स के फॉर्म में न्यूक्लियोलस के अंदर भरा होगा, वह क्या होगा, पार्स एमॉर्फा। एमॉर्फस, नो एनी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कोई न तो फाइबर है न ही ग्रेन्स है, पूरे में मैट्रिक्स के रूप में फैला होगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड, न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फॉर्मेशन इसी न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, यानी जिस सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, राइबोसोम का नंबर ज्यादा होगा, वहां न्यूक्लियोलस ज्यादा एक्टिव माना जाएगा। और पूरे अगर हम न्यूक्लियस की फंक्शन की बात करें, न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल बिकॉज इट कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटीज अकर्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है सारा को कंट्रोल करने वाला कौन है, न्यूक्लियस है। सो इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द सेल। और इसके लिए, इसके मैकेनिज्म के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था जिसका नाम देते हैं हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट। हैमरलिंग साइंटिस्ट का नाम था। तो हैमरलिंग एक्सपेरिमेंट एक एल्गी पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस एल्गी का नाम था एसिटाबुलेरिया, जो कि न्यूक्लियस के एक्टिविटी को, यानी कि पूरे सेल का कंट्रोल कौन कर रहा, न्यूक्लियस। इसी को हैमरलिंग ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया था। ओके, चलिए बाकी नेक्स्ट पे